और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है। और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। मुख्यमंत्री सर बड़ा आपका सम्मान करते हैं, हम तो कई बार देखे आप अपने साथ लेके चलते थे, भाई स्वामी जी फोन मिलाओ और चलो साथ में चलते हैं, और यहाँ तक शीर्ष नेतृत्व भी आपका बड़ा सम्मान करता था। क्या हो गया सर? देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का काम बोलता था और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो काम था श्रमिकों के हितों में, वो एक ऐतिहासिक काम था। आपको याद होगा विगत सरकारों के 8 साल में श्रमिकों का पंजीयन जहां मात्र 34 लाख था, 4.5 साल में हमने 1 करोड़ 30 लाख के पार किया। विगत 8 वर्षों में पूर्व की सरकारों में जहां कुल श्रमिक लाभार्थी 7 लाख थे, आज उनकी संख्या हमने 1 करोड़ के पार किया। तो स्वाभाविक रूप से ये स्वामी प्रसाद मौर्य का काम बोलता था कि जो श्रमिक के यहाँ कभी कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता था, उसकी बेटी की शादी में 50,000 से भी ज्यादा लोग आते थे और मुख्यमंत्री दर्जनों कार्यक्रम में जा चुके हैं, यहाँ तक कि दर्जनों सांसद विधायक आते थे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का करिश्मा था और यही कारण है वो सबके सिर चढ़ बोलता था। सर कितने अभी तक बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का फोन आपके पास आ चुका सर मनाने के लिए, क्योंकि सर लंबी लिस्ट है जिनका फोन लगातार आपके पास आ रहा है? देखिए, अब मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब किसी भी बड़े या छोटे नेता का टेलीफोन मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। सर आप 2 घंटे दारा सिंह जी के पास बैठा, बड़े अच्छे संबंध है दारा सिंह जी, लेकिन दारा सिंह अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीति में हर नेता अपने तौर तरीके से निर्णय लेता है। मैं जब बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उस समय भी मैं किसी से सलाह मशवरा नहीं किया था, बहुत सोच समझ करके हमने वो निर्णय लिया, क्योंकि उस समय बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन से और मान्यवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हट करके दलित विरोधी काम करने लगी थी, जिसका मैंने कड़ा प्रतिवाद किया था और इस्तीफा दिया था। आज भी मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और यो कहिए कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरने का पाप किया, और यहाँ तक कि एक और तो कहते हैं बाबा साहब और के भारतीय संविधान की हम सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जहां पर आरक्षण से लोग चयनित होते हैं, ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, चाहे राष्ट्रीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे प्रांतीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, सरकारी प्रतिष्ठान के साथ साथ अर्ध सरकारी और साथ ही सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा पोषित जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी में आरक्षण के माध्यम से भर्तियां होती हैं और इन सभी संस्थानों को बारी बारी से ये निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। और निजी क्षेत्रों में जाने का मतलब आरक्षित वर्ग के लोगों का आरक्षण का सुपड़ा साफ। इनकी इस घिनौनी साजिश और पाप का मैंने खुलासा किया, एक चीज। दूसरी चीज, वहीं पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने शायद नहीं देखा होगा कि किसान लगातार सालों साल आंदोलन करते रहे, इनके कान पे जू नहीं रहेगी। ये वापस तब लिया जब इनको अपने वोट खिसकने का ख्याल आया, किसान के हितों की रक्षा में नहीं किया, वोट बचाने के लिए किया। वहीं पर बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां भाजी गई। रोजगार की बात करता था, आउटसोर्सिंग भर्तियों के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों का शोषण है। जब सरकार पर आर्थिक व्यय पूरा पड़ रहा है तो वो पूरा लाभ भी बेरोजगार नौजवान जो चयनित हो रहा है उसको जाना चाहिए। ये आउटसोर्सिंग कंपनियों, बिचौलियों, दलालों को
मोटा कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके लोग हैं। ये जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां चलाते हैं वो मोटी मुर्गी हैं, जो बड़े बड़े किसी न किसी आईएएस या किसी न किसी बड़े नेता का उस पर आशीर्वाद है। और यह सरकार का खजाना बिचौलिए दलालों के लिए नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के लिए है। इसको मैं मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री के सामने कहा, और साथ ही साथ हमने ऊपर के नेताओं से भी इस बात को कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करो। ये आरक्षण का बंटाधार कर रहा है। बेरोजगार नौजवानों का आज एक तरह से उसको 8,000 10,000 मिलता है, और माल पानी ज्यादा ले जाता है आउटसोर्सिंग कंपनी वाला। यादव ने भी कहा कि सारा खजाना। अब कुल मिलाकर के जैसा कि आप जानते हैं, आज हद हो गई, मेडिकल कॉलेज तक निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं। अगर मेडिकल कॉलेज को निजी क्षेत्र में जाना है तो जो प्राइवेट अस्पताल है उनको पोषित करिए। जो सरकारी संस्थान है, सरकारी पैसे से बन रहा है, उसको आप निजी क्षेत्रों में क्यों दे रहे हो? अपने लोगों को कमाने के लिए। और सरकार जो जो आवश्यक जरूरत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। निजी क्षेत्र के लोग कैसे लोगों को राहत दे सकते हैं? वो तो शोषण करेंगे, और आप शोषण करने के लिए निजी क्षेत्र में दे रहे हैं। अगर इतना ही प्यार है निजी क्षेत्रों से, तो जो प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनको सुख सुविधाएं दीजिए। लेकिन सरकारी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का प्रवेश, ये सरकारी खजाने का मनमाना लूट है, और अपने लोगों को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं, और उसमें बंदरबाट कहीं इनका भी रहता है। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं, जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूँ, न आज कर रहा हूँ। जो आएगा स्वागत।